नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस एंड पीसीएस में। डेट है आज की 16 जनवरी 2022 और हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के करंट अफेयर की सीरीज़ एमसीक्यू की फॉर्मेट में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। हमारे ट्रू आईएएस पे अब आपको 5 इनिशिएटिव्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की सीरीज़ जो है आपको आज देखने को मिलेगी। हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश की जीके विद इन अ वीक ये आपकी शुरू हो जाएगी। डेली एक सब्जेक्ट को टारगेट करा जाएगा एमसीक्यू की फॉर्मेट में। फिर यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर। तो टारगेट हमारा है 2022 में यूपीएससी का प्रीलिम्स और जितने भी स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स हो रहे हैं उसको करना। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये सारी सीरीज़ जो है वो अटेंड करनी है। किसी भी तरह की दोस्तों कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ अवेल करने के लिए। और डाउट और क्वेरी के लिए आप इस ईमेल आईडी पर जो है आप अपना मेल भेज सकते हैं। और आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो ये सिंबल जो है आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली वहाँ टाइप करिएगा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस अ सिंप्लीफाइड वे। तो आप वहाँ से जितनी भी ये लेक्चर्स की जो पीडीएफ है आप उनको आराम से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है, आपको ये बताना है स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है आपको। पहली स्टेटमेंट हमसे ये बोलती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे नहीं रखा है। दूसरी स्टेटमेंट हमसे ये बोलती है ये जो क्लासिफिकेशन है ये 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे करा गया था। तो आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों चुनना है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, एक मिनट, ये रहे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 and 2 दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट हैं। देखिए एक क्राइटेरिया जो है वो प्रपोज करा गया था जिसको हम लोग कहते हैं गडगिल फार्मूला। गडगिल फार्मूला के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ती है स्टेट्स को जो कि कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पे हैं एक दूसरे से। मान लीजिए एक स्टेट ए के पास ज़्यादा फाइनेंसेस हैं और स्टेट बी के पास कम फाइनेंसेस हैं, तो इसके गैप को रिड्यूस करने के लिए जो है गडगिल फार्मूला ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो एक फार्मूला उसका लॉन्च करा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट्स को किस प्रकार से जो है वो फाइनेंशियल पावर जो है वो एलोकेट करनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस प्रकार से एलोकेट करने चाहिए। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर्स हैं क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के। जो 5 पैरामीटर्स हैं, एक है हिली टेरेन, दूसरा है उस स्टेट में लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो या फिर अच्छा खासा शेयर हो ट्राइबल पॉपुलेशन का, तीसरा है वो जो स्टेट है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका जो बॉर्डर है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलता हो, और चौथा है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड्स होनी चाहिए उस स्टेट में, और पाँचवा है नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब एक फिक्स सोर्स ना हो अगर उसके स्टेट का फाइनेंसेस का, उस केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को हेल्प एक्सटेंड कर सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, अब इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिली और 3 हिल स्टेट्स के लिए जो है 3 हिल राज्यों के लिए वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसा कौन सी फाइनेंस कमीशन का कहना था, किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ऐसा करा गया, 12th, 13th, 14th या 15th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे? तो सोच के बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये सब करा गया। 14th फाइनेंस कमीशन है फ्रेंड्स एक रिसोर्स गैप जो है उसको फिल करने की बात करी गई थी हर एक स्टेट में कि वो टैक्स डिवोल्यूशन से जो है वो रिसोर्स गैप फिल हो सकता है। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर है वो फ्लोट कर सकती हैं स्टेट की तरफ, उसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स डिवोल्यूशन। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग आती है, टैक्सेशन की जो पावर आती है, जब वो स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ जब वो फ्लोट करती है, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है देश में वो दूर होती है। तो क्या रिकमेंड करा गया था, सेंटर को बोला गया था कि वो अपना जो है शेयर जो है स्टेट के शेयर का अपनी टैक्स रेवेन्यू से उसको इंक्रीज करे। पहले स्टेट्स को मिलता था 32%, अब वो मिलने लगा है 42%, और ऐसा कब से हो रहा है, ऐसा 2015 से हो रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। आपको सबसे पहली स्टेटमेंट ये दी गई है, क्या ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है जिसमें सभी की सभी अरब देश जो है वो शामिल है पर्शियन गल्फ के, लेकिन इराक उसके अंदर शामिल नहीं है। दूसरा आपसे बोला गया है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में देखने को मिलता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों वैसे ये हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ 1 एंड 2। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को मतलब देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल पर्शियन गल्फ के सारे देश यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन इराक जो है बिल्कुल ठीक बोला था कि शामिल नहीं है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आपको कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं? एक है कुवैत, फिर है बहरीन, छोटी सी कंट्री है यहाँ पर ये बहरीन, कतर, ठीक है, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है, एक मूवी आई थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, यूपीएससी इसके बारे में 2017 के प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ये किसकी बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है? एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस या सी वी रमन? तो सोच के बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस रामानुजन के ऊपर ये बेस्ड है मूवी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में दोस्तों ये है कि ये 2015 की एक ब्रिटिश बायोलॉजिकल फिल्म है, ड्रामा फिल्म है। 1991 की बुक के ऊपर एक बेस्ड है जिसका नाम है रॉबर्ट कैनियल, ठीक है। यहाँ पर 2 डिस्टिंग्विश्ड मैथमेटिशियंस मंजुल भार्गव और केन ओनो ये एसोसिएट प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में। स्टेटमेंट 1 आपसे ये कह रही है जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स हैं वो मॉडिफाइड वर्जन है उन व्हीकल्स का जो कि गैसोलीन पे और डोप्ड पेट्रोल दोनों पे चल सकते हैं और इनमें डिफरेंट लेवल ऑफ इथेनॉल ब्लेंड्स भी करे जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स जो हैं उनके इंजन्स इतने कंपैटिबल हैं कि 84% से भी ज़्यादा अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो तब भी वो रन कर सकेंगे आराम से। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स है ना दोस्तों, आप एक तरीके से उसको मान सकते हैं लॉजिकल एक्सटेंशन है इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम का, जिसको लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा जनवरी 2003 में। इंडिया के पास देखिए भरपूर मात्रा में जो है कॉर्न, शुगर और व्हीट का उत्पादन होता है। अब अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए, जैसा कि इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के अंदर मैंडेटरी करा गया कि इनका जो भी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है, ठीक है, जो भी वेस्ट बचता है, अगर उसको किसी भी तरीके से पेट्रोल में ब्लेंड कर कर फ्यूल की कैपेसिटी अगर बढ़ाई जा सके तो ये फार्मर्स को हेल्प करेगी कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी करी होगी। कैसे दोस्तों ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए किसी फार्मर को हार्वेस्टिंग के बाद अगर वो गेहूं बेचने जाता है बाज़ार में तो 50 रुपये किलो वो बेच पाता है। अब ये सारा वेस्ट मटेरियल जो कॉर्न को प्रोड्यूस करने के बाद, शुगर केन को प्रोड्यूस करने के बाद और व्हीट को प्रोड्यूस करने के बाद जो बच जाता है, इसको अगर वो उन कंपनीज़ को दे दे, उन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ को दे दे जो कि ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो बनाते हैं, तो वो इनका रेसिड्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ख़रीदेंगे किससे? वो फार्मर से। तो एक बार बताइए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इनकम फार्मर्स की? और जब इतना जो पेट्रोल है जब उसको ब्लेंडेड तरीके से जो है यूज़ करा जाएगा इथेनॉल की फॉर्म में, तो ऑटोमोबाइल फ्यूल सेक्टर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ होगी और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बचाएगा। अभी दोस्तों फंडा क्या चलता है कि लगभग 80% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग अपने देश में फुलफिल करते हैं इम्पोर्ट से, बाहर से सामान को मंगवाकर, बाहर से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मंगवाकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है, एडम्स ब्रिज जो है सेपरेट करता है पाल्क बे को गल्फ ऑफ मन्नार से। दूसरा, आइलैंड ऑफ रामेश्वरम जो है वो इंडियन मेनलैंड से लिंक्ड है पंबन ब्रिज से। तीसरी स्टेटमेंट, कोई भी इंडियन रिवर जो है वो पाल्क स्टेट में फ्लो नहीं करती है। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चॉइसेस दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 एंड 2 ओनली। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे। जो पाल्क स्ट्रेट है ना वो बे ऑफ बंगाल को पाल्क बे से कनेक्ट करता है। ये 53 टू 82 किलोमीटर जो है वाइड है। बड़ी सारी रिवर जो है इसके अंदर फ्लो करती हैं, जैसे तमिलनाडु की वगई रिवर जो है वो इसके अंदर फ्लो करती है। पाल्क बे जो है दोस्तों वो सदर्न एंड में सिचुएटेड है, जहाँ पर आपको चेन ऑफ लो आइलैंड्स और जो रीफ्स हैं देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम ब्रिज। हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा विश्वास करा जाता है कि भगवान राम के द्वारा जो है ये पत्थर जो है वो तैराए गए थे। ये जो चेन है ये एक्सटेंड करती है धनुषकोडी जो कि पंबन आइलैंड पर है, जिसको हम लोग रामेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर, और कनेक्ट होती होती जाती है मन्नार आइलैंड से जो कि श्रीलंका के अंदर है। सभी फैक्ट्स दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। जो आइलैंड है रामेश्वरम का वो इंडियन मेन लैंड से लिंक्ड है पंबन ब्रिज से, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मॉडर्न पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पुथुवाइल नारायण पनिकर, क्या इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट माना जाता है केरला का? दूसरी स्टेटमेंट हमसे ये बोल रही है कि इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है उसको फॉर्म करा था। तो आपको दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनने हैं। चॉइसेस आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 ओनली। आइए देखते हैं। देखो 19 जून का जो दिन है वो डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया नहीं जाता, डेथ एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है केरला के अंदर एज रीडिंग डे 1996 से। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून का जो दिन था उसको डिक्लेयर करा था, ये केरला का जो रीडिंग डे था कि ये नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया जाए, और उसी महीने जो है नेशनल रीडिंग मंथ हमारे देश में ऑब्जर्व करा गया। जो पर्सनैलिटी थे हमारे क्वेश्चन में पनिकर, इन्होंने ट्रेवेंकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है 1945 में एक मूवमेंट चलाई थी, जिसमें 47 गांव में इन्होंने रूरल लाइब्रेरीज जो बनवाई थी, ताकि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको भी एक तरीके से लिटरेट करा जा सके। अगर लिटरेट ना करा जा सके तो एटलीस्ट वो बुक्स वगैरह पढ़कर जो है वो अवेयर हो, दुनियादारी के बारे में जाने। तो इस स्लोगन जो इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का दिया था वो था रीड एंड ग्रो, पढ़ो और बढ़ो। ठीक है, जो एसोसिएशन थी इनकी, जो ग्रंथशाला संगम यहाँ पर जो दे रखी है ग्रंथशाला संगम, इसको यूनेस्को की तरफ से 1975 में एक अवार्ड मिला था, क्रुप्स सकाया अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स से एसोसिएटेड है। हमें स्टेटमेंट ये दी गई है, ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। इनको वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासीफाई करा गया है IUCN की रेड लिस्ट में। तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर देखिए, ये इनहेबिट करते हैं वार्म वाटर्स को, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन में। इंडिया के अंदर जो ऋषिकल्या रूकरी कोस्ट है ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में, और गाहिरमाथा जो बीच है माउथ ऑफ द देवी रिवर पे, ठीक है। तो ये मेजर नेस्टिंग साइट्स हैं ओडिशा के अंदर। तो देखिए बड़े सारे 5-6 फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपके कवर हो गए, तो ये याद रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट। हाल ही में दोस्तों एक मिसाइल जो है वो न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रलय मिसाइल से रिलेटेड। सबसे पहली स्टेटमेंट हमसे कह रही है ये इंडिया की पहली कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, इसकी जो रेंज है 1500 से 5000 किलोमीटर की है, और इसको जो है मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करा जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। रेंज जो है ना दोस्तों इसकी, वो गलत मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। इसकी जो रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की है, बिल्कुल इसको मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करा जा सकता है। ये लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये इंडियन आर्मी में जो है शामिल करी गई है। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है वो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है कि इनिशिएटिव है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। इसका मकसद ये है कि इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को ये एनेबल करना कि उनके पास एक्सेस हो एक ऐसे इनोवेशन सिस्टम का जो कि 22 स्केड्यूल लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें वो लोग काम कर सकें। तो आपको राइट ऑप्शन जो है वो चुनना है दोस्तों, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या है। तो स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट ऑप्शन के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों 2 ओनली। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लॉन्च करा गया था अटल इनोवेशन मिशन के तहत, जो कि नीति आयोग का एक पार्ट है। इसका मकसद ये है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स को ओवरकम करा जाए और इनोवेटर्स को एम्पावर करा जाए, जो कि दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में जो है उनका जो है काम हो सके। तो दोस्तों आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।